हेलो दोस्तों। तो पीछे हमने देखा था, बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। हमने किडनी का फंक्शन देख लिया था, उसका स्ट्रक्चर देख लिया था अच्छे से, और जो अपना फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन, उसका भी स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया था। कॉर्टेक्स देखा था, मेडुला देखा था, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये सारी हम चीज़ें हम लोगों ने देख चुका था। तो एक बार और हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो ये आप किडनी का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा कि इसमें क्या क्या होता है। तो पहले तो क्या होती है, हमारी दो किडनी होते हैं, एक पेयर जो कि 13 सेंटीमीटर, 10 से 13 सेंटीमीटर उनका लेंथ हो जाता है। वेट्स अपना 5 से 60 हो जाता है। और थिकनेस कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर अपना थिकनेस हो जाता है। और जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, कैप्सूल। उसमें दो जोन होते हैं, एक आउटर कार्टेक्स और इनर एक मेडुला हो जाती है। और उसके बाद से वहाँ पे होता है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस से आगे अपना हाइलम, हाइलम से अपनी यूरेटर ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, इंटर करते हैं। अब यहाँ से देखिए यूरेटर, ये सारा जो ब्लड बनता है अपने नेफ्रॉन के द्वारा, वो सारा ब्लड आ जाता है कहाँ पे, इस किडनी में, यहाँ पे यूरेटर के पास। यूरेटर से चला जाता है अपने यूरिनरी ब्लैडर में। अब यहाँ पे जाके अपना स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद क्या होता है कि इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। वे क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो सिग्नल भेजता है अपने मोटार मैसेज को, मोटार न्यूरॉन को। और वहाँ से फिर स्ट्रेच रिसेप्टर जो हमारे हैं इस पे काम करते हैं और स्मूथ मसल कंट्रैक्ट करते हैं। यानी हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है। और यहाँ पे दो हमारे स्फिंचर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल स्फिंचर और एक इंटरनल स्फिंचर। ये दोनों स्फिंचर क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। ठीक है। और जो ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री, डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते अपने नर्वस सिस्टम के। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख चुके थे हम सब। अब आइए अब आगे देखते हैं। आगे अब देखते हैं हम लोग क्या, फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स का जो फंक्शन क्या क्या है, जो ट्यूब्यूल्स हैं उनके फंक्शन क्या क्या हैं, ट्यूब्यूल्स के फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। ठीक है। तो पहले देखते हैं पीसीटी के बारे में, फिर पीसीटी का कार्य क्या क्या होता है, फंक्शन क्या क्या होता है इसका, हमारे यूरिन को कंसंट्रेट करने में, उसको बनाने में। ठीक है। देखिए पीसीटी, तो पीसीटी क्या होता है, पीसीटी के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए पीसीटी क्या किया जाता है, अब आप लोग जब पढ़े होंगे टिश्यू वाले चैप्टर को, टिश्यू वाले चैप्टर में जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि क्यूबाइडल एपिथेलियम का एग्जांपल क्या दिया होता है, पीसीटी दिया होता है। ठीक है। तो वही पीसीटी इज लाइंड बाय द सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बार्डर एपिथेलियम व्हिच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होती है, ब्रश बार्डर सेल्स होती हैं, क्यूबाइडल एपिथेलियम की ब्रश बार्डर सेल्स होती हैं जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करा देती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपना एब्जॉर्प्शन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, रीअब्जॉर्प्शन अपना हो सके। ठीक है। इसीलिए तो ये क्या करता है, नियरली सारे हमारे जो ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, जो हमारे जितने इसेंशियल न्यूट्रिएंट हो गए, 70 से 80% हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, 70 से 80% हमारे इलेक्ट्रोलाइट हो गए। और हमारा मैक्सिमम वाटर हो गया, यानी 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है हमारे पीसीटी के थ्रू। ठीक है। अब एक चीज़ आपको हम कॉमन बताते हैं जो कि 2-3 चीज़ों में होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है और कि पीएच और आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स बाय सेलेक्टिव सेक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन एंड पोटेशियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 माइनस फ्रॉम इट। ये जो लाइन है ना, आपको किस में मिलेगा, डीसीटी में भी मिलेगा, कि जो हमारा जो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो, मतलब सेक्रीशन होता है हाइड्रोजन आयन का, अमोनियम आयन का और हमारे पोटेशियम आयन का, ये हमारा पीसीटी भी कराता है, डीसीटी भी कराता है। ठीक है। और क्या कराते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं किसका, SO3 माइनस आयन का। देखिए ये SO3 माइनस आयन देखिए, और देखिए सिलेक्टिव सेक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन मेंटेन करते हैं क्या, पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द बॉडी। देखिए यहाँ पे आयनिक बैलेंस था, वही यहाँ पे सोडियम पोटेशियम बैलेंस है, सिंपल बात है, वही सेम चीज़ होता है। ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन में दे दे रहा है आपको कि सोडियम पोटेशियम बैलेंस, तो वहाँ पे आप डीसीटी मार के आएंगे। अगर वहीं आपको दे दे क्या चीज़, आयनिक बैलेंस दे दे, फ्लूइड बैलेंस दे दे, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या मार के आएंगे, पीसीटी मार के आएंगे। तो पीसीटी का काम क्या क्या होता है, ये सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम मतलब ब्रश बार्डर इसमें सेल्स होते हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कराते हैं, जिससे रीअब्जॉर्प्शन बढ़ता है। 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट अपने वाटर एब्जॉर्ब होते हैं, हमारा इसेंशियल सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। और ये सेलेक्टिव क्या कराता है, सेक्रीशन कराता है। किसका किसका, 3 आयन हमेशा याद रखिए, जहाँ भी सेलेक्टिव सेक्रीशन आ गया वहाँ पे 3 आयन। कौन कौन, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन हो जाएगा। अब ठीक है, अब हेनले लूप में देखते हैं। हेनले लूप आपको पता था, आपने देखा था, इसमें 2 चीज़ें थी, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब देखिए रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसमें मिनिमम होता है इन इट्स असेंडिंग लिम्ब। जो असेंडिंग लिम्ब है ना, उसमें रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा, एकदम मिनिमम होता है।
However, this region play a significant role in the maintenance of high osmolality of medullary interstitial fluid। ये क्या रोल निभाता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऑस्मोलेटी को मेंटेन करने में ये मेन रोल अपना निभाता है। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। देखिए इसमें क्या चीज़ लिखा है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है अपना, जो हमारा हेयर पिन शेप का हेनले लूप होता है उसमें क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये डिसेंडिंग लिम्ब है ना, ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ना, वाटर के लिए क्या होती है, परमिएबल। यहाँ से वाटर तो बाहर निकल जाती है। ये बताइए, इसमें फिल्ट्रेट था अपना, वाटर थे, इसमें इलेक्ट्रोलाइट वगैरह थे, ठीक है, ऑस्मोलाइट थे, ये सारी चीज़ें थी इसमें से वाटर बाहर निकल गया। अब बचा के अंदर, अब हम लोग सोल्यूशन पढ़ते हैं तो सोल्यूशन किससे मिलकर बनाता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। अब जब आप सॉल्वेंट को बाहर निकाल दे रहे हो तो अंदर बच क्या रहा है, सोल्यूट। अब जब अंदर सोल्यूट बच रहा है तो अंदर आते 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 पानी बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाता है, अंदर क्या बचा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपना सोल्यूट बचा, इलेक्ट्रोलाइट बचा, जिसकी वजह से ऑस्मोलेटी क्या होती है, बढ़ जाती है। यहीं पे सेम काम उल्टा होता है, पानी तो अंदर आता है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट अपने क्या निकल जा रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं। अब ऑस्मोलेटी क्या हो जाएगी, ऊपर जाते जाते डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे अपना डीसीटी होता है, यहाँ पे अपना क्या होता है, डीसीटी, तो यहाँ पे 200 तक पहुँच जाती है। और पहले यहाँ पे क्या था, पीसीटी था, यहाँ पे कितनी थी, 300 है ऑस्मो पर लीटर। ठीक है ना, यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, वाटर के लिए क्या है, परमिएबल, लेकिन ऑलमोस्ट इम्परमिएबल है, किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और अब देखिए, दिस कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन। अब बोला ना कि नीचे जाने पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये इम्परमिएबल था इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये इम्परमिएबल था किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लेकिन ये परमिएबल हो जाता है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपना। वही चीज़ लिखा है कि द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली आर द पैसिवली। देयरफॉर एज द कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, अब कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट क्या पड़ जाता है, वापस ऊपर मतलब चला जाता है, पास अपवर्ड, इट गेट्स डिल्यूटेड ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलरी फ्लूइड। यानी यहाँ से मेडुलरी फ्लूइड में हमारे इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल जाएंगे। कौन कौन, NaCl और यूरिया, कुछ मात्रा में अपना यूरिया भी और NaCl बाहर निकलता है, जिसकी वजह से ये जो हमारा फिल्ट्रेट है ऊपर जाते जाते डिल्यूट हो जाता है। पहले यहाँ पे 1200 तक था, अब कितना चला गया, 200 तक चला जाता है। आगे देखते हैं डीसीटी का काम। सिमिलर देखिए, कंडीशनल एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर का और सोडियम का। डीसीटी आल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 माइनस एंड सेलेक्टिव सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पोटेशियम आयंस एंड NH3 टू मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस। ये क्या करते हैं अपने, कंडीशनल एब्जॉर्प्शन कराते हैं सोडियम का और सेक्रीशन कराते हैं किसका, हाइड्रोजन आयन अपना, पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन का, ताकि हमारा पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस अपने बॉडी में बना रहे, सोडियम पोटेशियम बैलेंस अपने बॉडी में बना रहे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे क्या थे, इलेक्ट्रोलाइट थे सब, ये पीसीटी है अपना। ये आगे क्या हो गया, यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले था। देखिए वाटर अपना बाहर निकल गया, यहाँ से वाटर अपना बाहर निकल रहा है। अब नीचे आ चाहते यूरिन अपना कंसनट्रेटेड हो जाएगा, मतलब ज़्यादा इसमें ऑस्मोलेटी बढ़ जाएगी, 1200 तक चली जाएगी। अब ऊपर जाते हैं तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे बाहर निकल रहा है कि नहीं, बाहर निकल रहा है। देखिए यहाँ पे बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो दिस सेगमेंट इज असेंडिंग लिम्ब, दिस सेगमेंट इज डिसेंडिंग लिम्ब, दिस सेगमेंट इज डिसेंडिंग लिम्ब, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसमें से देखिए कुछ वाटर अपने बाहर निकल रहे हैं और कुछ सेलेक्टिव सेक्रीशन होता है हमारे पोटेशियम आयन का। अब देखिए यहाँ पे SO3 माइनस का यहाँ पे सेक्रीशन हो गया। अब आगे आते हैं DCT से जुड़ा होता है। अब DCT से हमारा दो चीज़ होता है, DCT में दो चीज़, देखिए हमारा सेक्रीशन होता है वाटर का भी, एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और सेक्रीशन होता है किसका, यूरिया का यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे यूरिया क्या हो गया, बाहर निकल गया अपना, यूरिया बाहर निकल गया कहाँ पे, इस इंटरस्टिशियल में यहाँ पे, ताकि ऑस्मोलेटी यहाँ पे जो 1200 था ना वो मेंटेन रहे, वहाँ पे कम ना हो। उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ से कुछ इलेक्ट्रोलाइट अपने बाहर निकलते हैं। अभी हम लोग इसका भी फंक्शन देख लेते हैं आगे। हाँ, यहाँ पे DCT कलेक्टिंग डक्टा, दिस लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंड्स फ्रॉम द कार्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेड्यूला। ये कहाँ से, कार्टेक्स से मेड्यूला तक दोनों में रहता है। ये जो हमारे PCT DCT थे ना, PCT और DCT दोनों कार्टेक्स में होते हैं, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट कार्टेक्स से मेड्यूला तक होता है। और जो हेनले लूप था वो डिपेंड करता है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन है कि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है। अगर कॉर्टिकल है तो उसमें हेनले लूप तो होता नहीं है, छोटा होता है बहुत। ठीक है, और वही हमारा वो हो गया जक्स्ट्राग्लोमेरुलस में हेनले लूप क्या होता है, बड़ा होता है, मेड्यूला तक होता है, अंदर तक। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या रहेगा, रीअब्जॉर्ब होता है,
क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर देखिए बाहर निकल जाता है, यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। देखिए यहाँ पे निकल रहा था कि नहीं निकल रहा था, यहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया कि नहीं हो गया, बहुत सारा, जिसकी वजह से हमारा यूरिन क्या हो जाए, कंसनट्रेट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का लॉस हमारे बॉडी से ना हो, जिससे हम डायूरेसिस से बच सकें, यानी पानी की कमी से हम लोग बच सके, पानी की कमी से हम लोग बच सके। तो वही चीज़ लिखा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। आगे दिया है कि दिस सेगमेंट अलाउज, यह सेगमेंट क्या करता है, अलाउ करता है पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप द ऑस्मोलैरिटी। मैंने पीछे यही बताया कि कुछ अमाउंट में अपना यूरिया भी निकल रहा है, कुछ अमाउंट में अपना यूरिया भी रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है। देखिए रीअब्जॉर्ब हो गया ना यहाँ पे, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा इंटरस्टिशियम में, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी को बनाए रखेगा, ऑस्मोलैरिटी को क्या रखेगा, बनाए रखेगा अपना, ठीक है। इट आल्सो प्ले रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय सेलेक्टिव सेक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन। सिंपल, ये क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटेनेंस करने में, क्या, पीएच और आयनिक बैलेंस, मेंटेनेंस करने में पीएच और आयनिक बैलेंस बाय सेलेक्टिव सेक्रीशन ऑफ H+ एंड पोटेशियम आयन। हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन को बैलेंस करने के लिए सेलेक्टिव मतलब पीएच को बैलेंस करने के लिए, अपने आयनिक बैलेंस करने के लिए, जो आयनिक बैलेंस है बॉडी का उसको बैलेंस करने के लिए सेलेक्टिव सेक्रेशन कराता है हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनियम आयन। इसको भी जोड़ लीजिए आप, अमोनियम आयन का ये कम मात्रा में कराता है, 2-4% बहुत है, वो ज़्यादा कराते थे पीसीटी और डीसीटी, ये थोड़ा कम कराता है लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन पोटेशियम को दे दिया, कम मात्रा में कराता है, बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा आपको। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट का मैकेनिज्म क्या है, वही सारी चीज़ें जो आप पीछे पढ़ चुके हैं वही सारी चीज़ इसमें भी है। अब देखिए मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन, कितना टाइम्स, 4 टाइम्स लिख दे रहे हैं, कंसंट्रेटेड देन 4 टाइम कंसंट्रेटेड एंड फिल्ट्रेट फॉर्म, ठीक है। 4 टाइम कंसंट्रेटेड एंड फिल्ट्रेट फॉर्म, जो फिल्ट्रेट अपना फॉर्म हुआ था ना 125 ml पर मिनट 180 लीटर पर डे, उससे 4 टाइम्स ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है मैमल्स में, यो किडनी के थ्रू, ठीक है ना। द हेनले लूप एंड वासा रेक्टा प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन दिस, हेनले लूप और वासा रेक्टा क्या करते हैं, एक सिग्निफिकेंट रोल इसमें निभाते हैं। दिस फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज अपोजिट डायरेक्शन दस फॉर्म द काउंटर करेंट। यहाँ पे काउंटर करेंट एक मैकेनिज्म आता है, देखिए क्या होता है काउंटर करेंट मैकेनिज्म में, ये अपना क्या था, हेनले लूप था कि नहीं था, तो यहाँ इसी के पैरेलल में क्या होती है, अपनी वासा रेक्टा होती है, इसी के पैरेलल में अपनी क्या होती है, वासा रेक्टा होती है, ठीक है। यहाँ से जब अपना यूरिया निकला था ना और NaCl निकला था, ये इस वासा रेक्टा में चले जाते हैं। अब देखिए असेंडिंग लिम्ब था और ये क्या था, डिसेंडिंग लिम्ब था। देखिए हम बताते हैं, ये देखिए हेनले लूप का, ये अपना हेनले लूप हो गया, ये एकदम सिंपल कंसेप्ट है, कोई इसमें ज़्यादा टिकरमबाजी नहीं करना है। अब देखिए ये वासा रेक्टा बनाते हैं, सॉरी, हाँ देखिए ये जो अंदर वाली है ये क्या है अपनी, ये अपना हेनले लूप है अपना, और ये क्या होगी अपनी, ये क्या होगी, वासा रेक्टा होगी, अपनी वासा रेक्टा है, ठीक है, ये वासा रेक्टा है। अब देखिए ये डिसेंडिंग लिम्ब था, ये वासा रेक्टा का असेंडिंग लिम्ब हो जाता है, ये इसका असेंडिंग लिम्ब था, ये अपना डिसेंडिंग लिम्ब हो जाता है। ये एक दूसरे क्या अपोजिट है कि नहीं है, एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब देखिए यहाँ से जो NaCl निकला ना वो किस में चला जाएगा, इस वासा रेक्टा में चला जाएगा, और यही वासा रेक्टा आगे लेके जाएगी डिसेंडिंग से अपने असेंडिंग में, और यहाँ से फिर अपने इंटरस्टिशियल में रिलीज करा देती है, सिंपल यही काम करती है, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ से यूरिया अपना आया था, जो हमारा कलेक्टिंग से यूरिया आया था, यूरिया किस में चला जाता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, वहाँ से चला जाता है, फिर आगे असेंडिंग लिम्ब में, फिर इंटरस्टिशियल में अपना रिलीज हो जाता है, जिससे अपनी ऑस्मोलैरिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। और काउंटर करंट का मैकेनिज्म का मतलब यही है कि जो दोनों लिम्ब है वो एक दूसरे से क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करें, ठीक है। ये देखिए नीचे, ये ऊपर, वैसे ये ऊपर जा रहा था, ये वासा रेक्टा नीचे आ रही थी, ये दोनों ये जो बन रहा है ना सिस्टम, यही क्या है, काउंटर करंट अपना सिस्टम है, ठीक है। ये अपना क्या है, काउंटर करंट है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि जो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज अपोजिट डायरेक्शन दस फॉर्म द काउंटर करंट। देखिए जो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं कि नहीं मूव, और यही क्या बना रहे हैं, काउंटर करंट बना रहे हैं। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्ब ऑफ द वासा रेक्टा आल्सो इन काउंटर करंट पैटर्न, आल्सो क्या होते हैं, काउंटर करंट अपने पैटर्न में होते हैं, आल्सो अपने काउंटर करंट पैटर्न में होते हैं। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनले लूप एंड द वासा रेक्टा, द
देखिए आल्सो इन द काउंटर करंट पैटर्न द proximity between the Henle loop and Vasa recta as well as counter current in them help in maintenance increasing osmolality towards the inner medullary interstitium। वही अब जो हेनले लूप अपना जो आयन निकाल रहा है वो वासा रेक्टा ले रहा है, फिर आगे वो ऊपर अपने असेंडिंग से फिर छोड़ दे रहा है इंटरस्टिशियम में, ठीक है। वही चीज़ एक दूसरे से क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट करके हमारे मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलेटी को बनाए रख रहे हैं। फ्रॉम 300 टू कितना 300 टू 1200 मिली ऑस्मो पर मोल लीटर, ठीक है ना, इन इनर मेडुला। दिस ग्रेडियंट इज मेनली काज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। यहाँ पे ये दोनों ग्रेडियंट है किसके द्वारा, मेनली NaCl और यूरिया के द्वारा ये मेंटेन किया जाता है, NaCl और यूरिया के द्वारा, ठीक है। NaCl किसके द्वारा अपना गया, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से चला गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से फिर कहाँ चला गया, अपने वासा रेक्टा में। वासा रेक्टा डिसेंडिंग में लिया और असेंडिंग में जाके फिर से अपना वापस रिलीज कर देता है, मैंने पीछे बताया। अब यहाँ पे चीज़ आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेन ऑस्मोलाइट कौन कौन से हैं। मेन ऑस्मोलाइट, जो मेन ऑस्मोलाइट हैं वो कौन कौन से हैं, तो मेन ऑस्मोलाइट कौन कौन होते हैं, दो, यही NaCl एंड यूरिया। यूरिया NH2CO NH2, ठीक है, NH2CO NH2, ये क्या यूरिया हो गया और अपना NaCl हो जाता है। ये NaCl हो गया और अपना यूरिया हो गया, ये दोनों क्या होते हैं, मेन ऑस्मोलाइट होते हैं। अब देखिए NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाई एक सेकेंड, हाँ, NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाई असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप विच इज एक्सचेंजेज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। जो NaCl असेंडिंग लिम्ब के द्वारा जा रहा था हेनले लूप के, वो एक्सचेंज हो जाता है किसके साथ, वासा रेक्टा के साथ। NaCl इज रिटर्न इन द इंटरस्टिशियम बाई असेंडिंग लिम्ब ऑफ पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा। अब वही जो डिसेंडिंग लिम्ब में अपना गया था, जो डिसेंडिंग लिम्ब के वासा रेक्टा में गया था, वो फिर असेंडिंग में आएगा और फिर अपने इंटरस्टिशियम में रिलीज हो जाएगा, ठीक है, पीछे हम बताया यही चीज़। Similarly, small amount of urea enter into the thin segment of the ascending limb of Henle loop के, which is transported back to the interstitium by collecting tubule, जो कि फिर से क्या हो जाएगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के द्वारा इंटरस्टिशियम में छोड़ दिया जाता है। दिस एबव डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फैसिलिटेट बाय द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द हेनले लूप एंड द वासा रेक्टा इज कॉल्ड द काउंटर करंट। ये जो एक स्पेशल सेटअप के द्वारा आ रहा है उसे हम क्या बोल देते हैं, काउंटर करंट बोल देते हैं। दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यह मैकेनिज्म क्या हेल्प करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बनाए रखने में इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन द इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ये क्या इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प करता है क्या करने में, इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देयर बाई कंसनट्रेटिंग द फिल्ट्रेट यूरिन। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times कंसनट्रेटेड इन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। मैंने अभी पीछे ये चीज़ लिखा था कि जो ह्यूमन हो गया, चाहे मैमल्स की मैंने, लेकिन ह्यूमन के यहाँ पे लिखा है तो आप ह्यूमन ही याद कर लीजिए कि जो ह्यूमन की किडनी होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, 4 times कंसनट्रेटेड यूरिन। ह्यूमन किडनी, एक सेकेंड, हाँ, ह्यूमन किडनी प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times कंसनट्रेटेड देन इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म, ठीक है, 4 times। अब देखिए रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी efficiently monitored and regulated by the normal feedback mechanism involving the hypothalamus JGA to the certain extent the heart। कुछ हद तक हार्ट भी किसके साथ, हाइपोथैलेमस इज और JGA के सवाल। अच्छा, हाइपोथैलेमस कैसे अपना रोल निभाता है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है कि एल्डोस्टेरॉन को, जो हमारा ADH होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसको रिलीज करवाता है। अभी आप लोग पढ़ेंगे, बताते हैं आगे। देखिए ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी एक्टिवेटेड बाय चेंज इन ब्लड वॉल्यूम। जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं ना हमारे ब्लड बॉडी में, जो हमारे बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, चाहे यूरिनरी ब्लैडर पे हो चाहे हमारे पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, वो सारे क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं जब बॉडी के फ्लूइड या वॉल्यूम में चेंज आता है तो, ठीक है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या आयनिक कंसंट्रेशन। एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे न्यूरोहाइपोफाइसिस लिखा है, इस लाइन का मतलब ये दे रहा है कि
जब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में कमी होती है, चाहे बढ़ोतरी होती है, चाहे कोई भी चेंज होता है, तो हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं और सिग्नल भेजते हैं किसको, हाइपोथैलेमस को, क्या, ताकि तुम क्या करो, अब वेसोप्रेसिन को रिलीज कराओ, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन को क्या कराओ, रिलीज कराओ। ठीक है, और किससे कराओ, हमारे किसे, न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, अच्छा न्यूरो हाइपोफाइसिस का वर्क क्या होता है, स्टोर करना और रिलीज करना। पहले हाइपोथैलेमस में बना होता है एडीएच, जो कि जाके स्टोर हुआ होता है किस में, न्यूरो हाइपोफाइसिस में या अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, तो वही चीज़ दिया है कि एक्सेसिव लॉस यदि फ्लूइड का हो जा रहा है हमारे बॉडी से, तो ये रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाएंगे और सिग्नल भेजेंगे किसको, अपने हाइपोथैलेमस को, ताकि तुम क्या कराओ, एडीएच या वेसोप्रेसिन को रिलीज करवाओ। ठीक है, एडीएच फैसिलिटेट द वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स। जो हमारा डीसीटी होता है ना, लेटर पार्ट डीसीटी, जो डीसीटी होता है ना, उस पर अपना एडीएच काम करता है और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। पहले वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं कराता, पहले सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है, जब सोडियम आयन आता है तो वहाँ पे क्या भी आता है, पीछे पीछे पानी भी आ जाता है अपना। ठीक है, अब देखिए ट्यूब्यूल दे आर बाई प्रिवेंटिंग द डायूरेसिस, और हमें डायूरेसिस से चाहता है। एंड इंक्रीजिंग इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द कंसर्न ऑस्मो रिसेप्टर्स एंड सप्रेस द एडीएच रिलीज टू कंप्लीट फीडबैक। क्या होता है, अब जब बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया, पहले अब हमारा पहले ब्लड क्या हो गया था, अब लॉस जो हो रहा था वो बच गया, अब बॉडी का धीरे धीरे जो बॉडी में फ्लूइड था वो बढ़ने लगा धीरे धीरे। अब क्या होगा कि अब फीडबैक मिलेगा और जो हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स से वो स्विच ऑफ होने लगते हैं और हमारे हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिल जाता है, ताकि तुम वेसोप्रेसिन जो रिलीज करवा रहे हो, एडीएच जो रिलीज करवा रहे हो, उसको सप्रेस कर दो, कम कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। एडीएच कैन आल्सो इफेक्ट द किडनी फंक्शंस बाई इट्स कंट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स। एडीएच क्या करता है, आल्सो इफेक्ट करता है किसको, किडनी फंक्शन को। एडीएच क्या करता है, अफेक्ट करता है हमारे किडनी फंक्शन को, क्यों, किसके द्वारा, इसके कंट्रिक्टरी इफेक्ट के द्वारा। देखिए एडीएच क्या करता है, कंट्रिक्शन कराने का काम करता है। ठीक है, और ये ब्लड मतलब किडनी को भी कंट्रैक्ट करने का काम करता है, ब्लड वेसल्स को भी। अब देखिए डिस्चार्ज एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। अब देखिए हमारी आर्टरी थी, पहले कोई भी हम आर्टरी ले लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ पहले देखिए मान लिया आर्टरी क्या थी, इतनी चौड़ी थी, इसके थ्रू ब्लड जा रहा था, नॉर्मली जा रहा था। अब एडीएच क्या करता है, इसको कंट्रिक्ट करा दिया, थोड़ा पतला करा दिया। पहले डायमीटर इसका चौड़ा था, अब डायमीटर क्या हो गया, यहाँ पे पतला हो गया अपना। ठीक है, अब पहले ब्लड इतने एरिया के थ्रू जाता था, इतने डायमीटर की, अब कितने के थ्रू जा रहा है, इतने के थ्रू जा रहा है। अब ऑफकोर्स सी बात है, जब पाइप है उसमें मान लो मोटी पाइप होती है तो थोड़ा कम फ्लो से अपना पानी जाता है, और जब पतली हो गई तो ज़्यादा प्रेशर से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो वही चीज़ इसमें भी होता है, जब कंट्रिक्शन हो जाता है तो ब्लड क्या रहता है, तेज़ी से जाने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर अपना बढ़ जाता है। तो वही चीज़ दिस इज काजेज इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो एंड देयर बाई जीएफआर। अब ब्लड प्रेशर में इंक्रीज हो गया, जिससे हमारा जीएफआर भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो अपना जीएफआर भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा कि जब अपना ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, जल्दी जल्दी ब्लड अपने पहुँचने लगा, जल्दी जल्दी फिल्ट्रेट फार्म होने लगा, और जीएफआर अपना फिर से नॉर्मल पोजीशन पे आ गया, नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। यहाँ पे एक दिया गया था अफरेंट आर्टिकल इफरेंट आर्टिकल, जो पहले हम ये पूरी चीज़ बता चुके हैं। ठीक है, ये मैंने पीछे पूरा बता चुका है। देखिए 300, 600, 800, 1200 नीचे चला है कि नहीं, 1200। यहाँ पे NaCl बाहर निकल रहा है कि नहीं, असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले, ये चला जाएगा किस में, देखिए NaCl इसमें चला गया कि नहीं, वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, और फिर असेंडिंग के थ्रू आता है या फिर बाहर निकल जाता है। देखिए यहाँ पे NaCl बाहर निकल गया कि नहीं, निकल गया कि नहीं, निकल गया, निकल गया। ठीक है, तो ये मैंने पीछे बताया। और यहाँ पे देखिए ये पोजीशन दे दिया है, ये ऊपर क्या दिया है, कार्टेक्स यहाँ पे दे दिया कि नहीं दे दिया है। तो जो ये हमारे पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, ये कार्टेक्स में है कि नहीं है, हेनले लूप किस में है, अपने मेडुला में है। और कलेक्टिंग डक्ट देखिए यहीं पे अपने कार्टेक्स में भी है, कलेक्टिंग डक्ट अपने कार्टेक्स में है, और साथ साथ अपने मेडुला में भी है, अपने किस में है, मेडुला में है। ठीक है, कार्टेक्स में और साथ साथ किस में है, मेडुला में है। ठीक है, अब आगे देखिए, हम चेक कर रहे थे अपना मार्कर। अब देखिए द जेजीए प्ले अ कम्प्लेक्स रेगुलेशन रोल। जेजीए एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अच्छा जेजीए कैसे बना था पता है आपको, सेलुलर मॉडिफिकेशन होता है किसमें, अपने डीसीटी में और इपिथेलियम ऑफ द बावर्स कैप्सूल। ठीक है,
पीछे है वो चीज़। इपिथेलियम ऑफ द बाउंस कैप्सूल और डीसीटी में क्या होता है, सेलुलर मॉडिफिकेशन होता है जिससे हमारा जेजीए रीजन बनता है। ठीक है, अब देखिए ए फॉल इन ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर जीएफआर एक्टिवेट द जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन। जेजीए के पास क्या होती है, जेजी सेल्स होती हैं। जो जेजीए रीजन होता है उसके पास जेजी सेल्स होती हैं। जब भी जीएफआर में कमी आता है, किसमें, ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो में कमी आता है, तो हमारी जेजी सेल्स क्या हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं और रेनिन को क्या कराती हैं, एक्टिव करा देती हैं, मतलब सेक्रेट कराती हैं, रिलीज कराती हैं। अब रेनिन जो रिलीज हुआ वो कन्वर्ट करता है किसको, एंजियोटेंसिनोजन को। देखिए यहाँ पे एंजियोटेंसिनोजन था अपना, उस पे काम किया अपना रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन पे रेनिन काम करता है। ठीक है, अपना होता है एंजियोटेंसिनोजन। देखिए कहाँ गया, यहाँ एंजियोटेंसिनोजन होता है, उसको कन्वर्ट करा, यहाँ पे एंजियोटेंसिनोजन, सॉरी एक सेकेंड, एंजियोटेंसिनोजन पे अपना क्या करेगा, रेनिन काम करेगा और उसको कन्वर्ट करा देगा किस में, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट और सेकंड में। यहाँ पे अपना एंजियोटेंसिनोजन था, एक सेकंड, अरे यार, देखिए जो अपना ये एंजियोटेंसिनोजन था ना, उस पर काम किया कौन, रेनिन, और इसको कन्वर्ट किस में करा दिया, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट और एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड। अब जो एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड बना है वो पावरफुल वेसो कंस्ट्रिक्टर होता है, वेसो कंस्ट्रिक्टर। देखिए पहले जो अपना वेसल्स चौड़ी थी उसको क्या करा देता है, उसको पतला कर देता है कंस्ट्रिक्ट करा के, जिससे ब्लड प्रेशर अपना बढ़ जाता है, तो वही चीज़ करता है। एंजियोटेंसिनोजन पावरफुल वेसो कंस्ट्रिक्टर होता है, इंक्रीज करता है ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर देयर बाई जीएफआर। अब ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर पहले यहाँ पे इतने में जा रहा था ब्लड, अब कम में जाने लगा, प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से अपना जीएफआर भी बढ़ जाता है। और दूसरा काम क्या करता है, एडिनल कार्टेक्स को, और क्या करता है, आल्सो एक्टिवेट करता है एड्रीनल कार्टेक्स को, ताकि वो एल्डोस्टेरॉन रिलीज करा सके। अपने एड्रीनल कार्टेक्स को भी, अपने एड्रीनल कार्टेक्स होता है उसको भी क्या करता है, अपने एड्रीनल कार्टेक्स को भी एक्टिव करता है, ताकि तुम क्या रिलीज कराओ, एल्डोस्टेरॉन रिलीज कराओ, अपना एल्डोस्टेरॉन रिलीज कराओ। अब एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम का और वाटर का, कहाँ से, डिजिटल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल, जो डीसीटी होता है ना, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, जो कलेक्टिंग डक्ट, इस पे अपना काम करता है कौन, एल्डोस्टेरॉन और हम लोग एल्डोस्टेरॉन इन पे काम करता है, और सोडियम आयन का एंड वाटर का, सोडियम आयन हो गया और अपने वाटर हो गया, सोडियम और वाटर हो गया, इन दोनों का रीअब्जॉर्प्शन कराता है अपना। ठीक है, दिस आल्सो लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इन जीएफआर। उसके साथ साथ क्या कराता है, उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कराएगा और जीएफआर को भी इंक्रीज कराता है। दिस कम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। क्या इस मैकेनिज्म को, जो पूरा प्रोसेस इस मैकेनिज्म में था कि जीएफआर में कमी हुआ, जीजी सेलेक्टिव हुई, वो क्या करी, रेनिन को रिलीज कराई, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन पे काम किया, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड और फर्स्ट। सेकेंड वाला एसो कंस्ट्रिक्टर था अब, और वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करा के ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया, जीएफआर को बढ़ा दिया। उसके साथ साथ एंजियोटेंसिनोजन क्या करता है, एड्रीनल कार्टेक्स पे काम करता है, वहाँ पे क्या करता है, एड्रीनल कार्टेक्स जो था वो क्या करेगा, एल्डोस्टेरॉन रिलीज कराता है, एल्डोस्टेरॉन अपने डीसीटी पे काम करता है, कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है, और सोडियम और वाटर को अपना रिलीज करवाता है। ठीक है, और जीएफआर को अपने नॉर्मल रेट पे लेके आता है, उसे बढ़ाने का काम करता है। अब ये जो कम्प्लेक्स मैकेनिज्म था ना, इसी मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अब देखिए इसके आगे क्या होता है, अपना जीएफआर तो क्या होगा, बढ़ गया। अब क्या होगा कि जो हमारा हार्ट रहेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को क्या करना पड़ेगा, पंप करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी फिल्ट्रेट फार्म होगा, जल्दी जल्दी आ रहा है, अपना जीएफआर बढ़ा हुआ है। अब उसको भी तो नॉर्मल पोजीशन पे लेके आना है कि नहीं आना है। अब देखिए यदि ब्लड फ्लो में इंक्रीज हो रहा है तो आर्टिया की, जो आर्टिया ऑफ द हार्ट, जो हार्ट में जो आर्टिया होती हैं, दो होती हैं कि नहीं आर्टिया, वहीं पे जो हार्ट, आर्टिया ऑफ द हार्ट काज करता है रिलीज ऑफ आर्टियो नाइट्रिक फैक्टर ANF। जो आर्टिया क्या रिलीज कराता है, आर्टियल नाइट्रिक फैक्टर ANF को रिलीज कराता है, आर्टियो नाइट्रिक फैक्टर को रिलीज कराता है। वो क्या कराता है, वैसोडिलेशन। जैसे यहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा था, वैसे यहाँ पे वैसोडिलेशन हो जाता है। जैसे कि वैसोडिलेशन मतलब डिले करा दो, इसे सिंपल समझो, वेसल्स को क्या करा दो, डिले करा दो, जो जल्दी जल्दी ब्लड फ्लो हो रहा है वो धीरे धीरे होने लगे। ठीक, ऐसा आप सिंपल समझिए, ये वैसोडिलेशन कराता है, डिलेशन ऑफ द ब्लड फ्लो, डिलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स इन देयर बाय डिक्रीज ब्लड प्रेशर। अब धीरे धीरे आएगा, ब्लड प्रेशर भी अपना नॉर्मल हो जाएगा, कम हो जाएगा। ANF मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट एज अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। चेक मतलब उसको चेक करने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे मैच्योरेशन दे दिया है,
यूरिन फाउंड बाय नेफ्रॉन इन अल्टीमेटली कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड टिल अ वॉलंटरी सिग्नल्स इज गिवन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी जो हमारा यूरिन बन जा रहा है वो अपने यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, जाके स्टोर होगा। कब तक स्टोर रहेगा, जब तक कि उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अपना सिग्नल न मिल जाए कि इसको अब क्या करना है, रिलीज कराना है, और अपने यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रैक्ट कराओ और अपने जो स्फिंक्टर्स हैं उनको क्या कराओ, रिलैक्स कराओ। अपने जो स्फिंक्टर्स थे उनको क्या कराओ, रिलैक्स करवाओ। जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक क्या करेगा वो, तब तक अपना काम करेगा। देखिए यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर था, इस पे तब तक यूरिन भरता है तब तक कि उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अपना सिग्नल ना मिल जाए। इसके पास होते हैं स्टेच रिसेप्टर होते हैं, ये सिग्नल भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर भेजता है अपने यूरिनरी ब्लैडर को, ताकि तुम क्या करो, इसमें जो स्मूथ मसल्स है वो क्या करें, कंट्रैक्ट करें और यूरिन रिलीज हो। जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे दो हमारे स्फिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर और एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर, मैंने पहले भी बता चुका है। अब ये दोनों क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से यूरिन अपना बाहर आता है यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है ना, अपना बाहर आता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा है पूरा, जितना बता दिया। यूरिन फार्म्ड बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड टिल अ वॉलंटरी सिग्नल गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट्स फिल्ड विद द यूरिन। ये स्ट्रेचिंग रिसेप्टर के द्वारा सिग्नल चालू होता है जब हमारा क्या हो जाए, फील्ड विद द यूरिन से अपना यूरिनरी ब्लैडर बढ़ जाए। इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको पास करेगा, मोटार न्यूरॉन को अपना सिग्नल पास करेगा। इनिशिएट करने के लिए क्या, कंसंट्रेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर है, जो उसकी स्मूथ मसल्स है, उसकी क्या करने के लिए, उसके कंट्रैक्शन को इनिशिएट करा दे, उसके लिए वो सिग्नल भेजेगा, ठीक है। और स्टिमुलेशन एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर। जो स्फिंक्टर हम दो बताए ना, इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर, उन दोनों को क्या करा दे, रिलैक्स करा दे, ठीक है। तो वही यूरेथ्रल स्फिंक्टर काजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन, जिससे हमारा यूरिन रिलीज हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। जो यूरिन रिलीज होने की प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन बोलते हैं। द न्यूरल मैकेनिज्म काजिंग इट इज कॉल्ड द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। और जो ये मैकेनिज्म चल रहा है उसे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोल देते हैं। एडल्ट ह्यूमन में एवरेज 1 से 1.5 लीटर हमारा यूरिन पर डे रिलीज होता है, ठीक है। और यूरिन कैसा होता है, लाइट येलो कलर का होता है। लाइट येलो कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, यूरोक्रोम होता है। क्या होता है, यूरोक्रोम। इसी की वजह से, यूरोक्रोम की वजह से अपना यूरिन कैसा होता है, लाइट येलो कलर का होता है। वाटरी फ्लूइड विच इज स्लाइडली एसिडिक, थोड़ा सा 6 है इसका pH। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर है, कुछ इसका स्मेल होता है। ऑन एन एवरेज 25 से 30 ग्राम अपने यूरिया रिलीज होता है पर डे, ठीक है। वही चीज लिखा है। वेरियस कंडीशंस कैन इफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन। वेरियस कंडीशंस इसको इफेक्ट करते हैं। और यूरिन का हम एनालिसिस यदि करते हैं, यूरिन का क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प करता है बहुत सारे अपने रोगों के। तो वही चीज लिखा है कि एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एलवेज माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। यदि एल्ब्यूमिन मिल रहा है, क्या, एल्ब्यूमिन, यदि आपको एल्ब्यूमिन आपके यूरिन में मिल रहा है, यानी आपका किडनी क्या है, डैमेज है। ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए। यदि यूरिन है तो किडनी पे इफेक्ट करता है। यूरिन यदि अपना एल्ब्यूमिन पाया जा रहा है तो किडनी क्या है, वहाँ पे डैमेज है, किडनी अपनी डैमेज है यदि एल्ब्यूमिन आपको मिल रहा है। वही यदि यूरिन का आप टेस्ट करते हैं, उसका डायग्नोसिस कराते हैं लेबोरेटरी में, तो प्रेगनेंसी वगैरह का भी आपको पता चल जाता है, ठीक है। प्रेगनेंसी वगैरह का भी आपको पता चल जाता है, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोसूरिया, कीटोन बॉडी, कीटोनुरिया इन यूरिन आर इंडिकेटिव डायबिटीज मेलिटस। अच्छा, डायबिटीज मेलिटस किसको बोलते हैं, देखिए दो चीज़ होता है, एक डायबिटीज इंस्पाइडस, एक डायबिटीज मेलिटस। एक डायबिटीज इंस्पाइडस और एक डायबिटीज मेलिटस लिख दे रहे हैं हम। डायबिटीज इंस्पिडस, इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर इन एक्सेस, ठीक है ना। एक्सेस में लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, यानी डायूरेसिस होने लगती है। और एक होता है डायबिटीज मेलिटस, ठीक है ना, मेलिटस, ठीक है, मेलिटस, सॉरी, डायबिटीज मेलिटस, सॉरी ये कहाँ चला गया यार, हाँ, मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस। इसमें क्या होता है, वही शुगर जिसको बोलते हैं,
ठीक है, डायबिटीज मेलिटस मतलब हमारे यूरिन से शुगर बाहर आने लगे। ठीक है, इसके दो कंडीशन है, एक ग्लूकोसूरिया और एक होता है कीटोन्यूरिया। कीटोनूरिया, यदि ग्लूकोज पाया जा रहा है यूरिन में तो ग्लूकोन्यूरिया, और ग्लूकोसूरिया और कीटोन पाया जा रहा है तो कीटोन्यूरिया बोलते हैं। ठीक है, कीटोन्यूरिया बोलते हैं। अब रोल ऑफ अदर आर्गन्स दे दिया, एक सेकेंड मैंने इसके पीछे करा दिया कि नहीं करा दिया, 10 9 हाँ हो गया। अब देखिए यहाँ पे दे दिया है अदर आर्गन्स का, जैसे हमारे लंग क्या रिमूव करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अप्रॉक्सीमेटली 18 लीटर पर डे, 18 लीटर पर डे अपना। ठीक है, तो वही आवर लंग रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अप्रॉक्सीमेटली 200 ml पर मिनट एंड आल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरी पर डे। साथ साथ देखिए जब सांस छोड़ते हैं तो हवा भी वहाँ साथ साथ हवा निकलती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, तो सम वाटर एवरी डे। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का, जो कि क्या करता है, सेक्रेट करता है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस बिलीरुबिन और बिलिया। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन यदि आपको ज़्यादा हो रहा है तो आपको क्या हो जाता है, ज्वाइंडिस हो जाता है। ठीक है, तो ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन हो गया। इसके साथ साथ क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल हो गया अपना, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, कुछ डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स हो जाते हैं, विटामिन और ड्रग्स, ये सारी चीज़ें अपने लीवर के थ्रू रिलीज होती हैं। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेज जो अल्टीमेटली पास आउट अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव वास्ट, जो अपना डाइजेस्टिव वास्ट है, फीकल मैटर है, उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। जो अपना डाइजेस्टिव वास्ट है उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें क्या है, बाहर अपनी निकल जाती हैं। और साथ साथ ये चीज़ें से लंग अपना कार्बन डाइऑक्साइड अप्रॉक्सीमेटली 200 ml पर मिनट निकाल रहा है। ठीक है, कुछ वाटर निकाल रहा है। लीवर अपना बिलीरुबिन बिलीवर्डिन कोलेस्ट्रॉल, कुछ डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए, विटामिन और ड्रग्स हो जाती हैं। अब यहाँ पे दे दिया है कि स्वीट एंड सीबेसियस ग्लैंड्स इन स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू देयर सेक्रीशन। अब देखिए स्वीट आप में से कितने बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि स्वीट और सीबेसियस ग्लैंड्स एक होती है, नहीं, एक नहीं होती है। इनका देखिए अलग अलग काम होता है। स्वीट प्रोड्यूस्ड बाई द स्वीट ग्लैंड्स एज वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग NaCl। स्वीट में क्या होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, उसमें NaCl होता है, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, हम लोगों में आपको पहले ये लगता होगा कि केवल यूरिया बनता है, नहीं, हम लोगों में यूरिया भी बनता है, अमोनिया भी बनता है और यूरिक एसिड भी बनता है। अमोनिया क्या होता है, लीवर के पास चला जाता है और यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिक एसिड क्या होता है, हमारे स्वीट ग्लैंड के थ्रू बाहर निकलता है, स्वीट्स के थ्रू बाहर निकल जाता है, उसके साथ NaCl और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी बाहर निकलता है। अब देखिए टफ एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वीट टू फैसिलिटेट कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस। हमें पसीना क्यों आता है, सबसे प्राइमरी फंक्शन हमारे स्वीट ग्लैंड का क्या है, बताओ, पसीना क्यों आता है, बॉडी सरफेस को ठंडा करने के लिए। ठीक है, ताकि हमारे बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में क्या है, हवा आए और हमारा बॉडी क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। आल्सो हेल्प करता है रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वास्ट मेंशन्ड एबव। अभी ऊपर जो हम लोग देखिए, अब देखिए सीबेसियस ग्लैंड एलिमिनेट करती हैं। अब जो सीबेसियस ग्लैंड है वो क्या एलिमिनेट करती है, कुछ सब्सटेंसेस जैसे स्टेरॉल्स हो गए, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, वैक्सेस हो गए, थ्रू द सीबम। द ऑयली प्रोडक्ट सीबम, द क्या क्या स्टेरॉल्स हो गए, हाइड्रोकार्बन हो गए और वैक्सेस हो गए, थ्रू द सीबम। द सेक्रीशन प्रोवाइड प्रोटेक्टिव ऑयलिंग कवरिंग फॉर स्किन। स्किन क्या होती है, ऑयली रहती है, किसकी वजह से, सीबेसियस ग्लैंड की वजह से। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव जो ऑयलिंग है ना, ये प्रोटेक्शन का काम करता है एक बैक्टीरिया के लिए। डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वास्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू द सलाइवा टू। कुछ अब सलाइवा में एक चीज़ और होता है, Hg आयन। Hg आयन हमारे सलाइवा के थ्रू रिलीज होता है, और कुछ हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट भी। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट भी। अब यहाँ पे दे दिया है 12 नंबर का स्लाइड खाली है, 13 नंबर पे आते हैं ना, लास्ट स्लाइड होगा, नहीं एक स्लाइड इसके बाद डिसऑर्डर पढ़ते हैं स्क्रीटरी सिस्टम का। पहले यूरेमिया दे दिया है, यानी यह हाईली हार्मफुल है और क्या करता है, किडनी फेलियर करा सकता है। कुछ पेशेंट्स में यूरिया रिमूव किया जाता है हीमोडायलिसिस के द्वारा। अच्छा, हीमोडायलिसिस में क्या किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए ह्यूमन बॉडी था, ये अपना क्या हो गया, मेरी यार ड्राइंग बहुत ख़राब नहीं है, सही है, इस पर नहीं बना पा रहे हैं। ये देखिए अपना था, यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए यहाँ से एक नली जाती है, किस में, हीमोडायलाइजर में, यहाँ पे सिलोफेन ट्यूब होते हैं। देखिए ऐसे करके एकदम सिंपल आपको बता रहे हैं, समझ जाइएगा। देखिए ये चली गई, इसमें क्या थे, नाइट्रोजनस वेस्ट थे। इसमें क्या होता है, एकदम प्लाज्मा के जैसा ही फ्लूइड भरा होता है। अब इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट थे ना जो, और इसमें तो नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें होते नहीं है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट वगैरह अपने होते नहीं है। तो क्या होता है, अब इसके थ्रू फिर इसको वापस लेके आ जाओ। ठीक है, फिर बॉडी में इसको वापस लेके आ जाओ। अब देखिए इधर से अपना नाइट्रोजनस वेस्ट वाला यूरिन गया, ब्लड गया,
और इसमें क्या थे अपने नाइट्रोजनस वेस्ट थे नहीं, तो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं, और जो अपना अच्छा वाला बचता है फिर वापस आ जाता है। बस यही होता है। ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी, ये कन्वीनियंट आर्टरी होती है, इसे ब्लड को क्या किया जाता है ड्रेन किया जाता है, ड्रेन आउट किया जाता है। पम्प्ड इनटू द डायलाइजर यूनिट, ये जो डायलाइजर यूनिट था ना इसमें अंदर तक भेजा जाएगा। आफ्टर रेडिंग एन एंटी कोएगुलेंट लाइक हिपेरिन, और एक चीज़ जब यहाँ से ब्लड आगे जाता है तो यहाँ पे एंटी कोएगुलेंट हिपेरिन को ऐड किया जाता है। किसको? जो अपना हिपेरिन रिलीज होता है बेसोफिल सेल्स के द्वारा, बेसोफिल सेल्स अपना हिपेरिन रिलीज करती है नहीं करती है, तो हिपेरिन को भी ऐड किया जाता है ताकि ब्लड शरीर से अपना बाहर जा रहा है तो जमे ना, और उसके बाद जब वापस आएगा तो यहाँ पे एंटी हिपेरिन डाल दिया जाएगा, आगे लिखा है, ठीक है ना। और देखिए एंटी कोएगुलेंट लाइक हिपेरिन, द यूनिट कंटेन्स क्वाइल सिलोफेन ट्यूब, इसमें क्वाइल क्या होते हैं सिलोफेन ट्यूब होते हैं, क्वाइल क्या होते हैं सिलोफेन ट्यूब होते हैं। सराउंडेड बाय फ्लूइड डायलाइजिंग फ्लूइड, इसके चारों तरफ क्या होती हैं डायलाइजिंग फ्लूइड होते हैं, क्या होते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड होते हैं। हैविंग अ सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वास्ट, बोले ना इसमें नाइट्रोजनस वास्ट नहीं रहेगा, ये जो प्लाज्मा है इसमें नाइट्रोजनस वास्ट है लेकिन इसमें नहीं है अपना ये नाइट्रोजनस वास्ट, ठीक है। एज सेम एज दैट प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वास्ट। द पोरस सिलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब, इसमें क्या होते हैं कुछ पोरस पोर होते हैं, पोर होते हैं, उन्हीं के थ्रू अपना बाहर निकलता है नाइट्रोजनस वास्ट। तो पोर्स अलाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये क्या करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से भेजने का काम करता है, मतलब हायर से लोअर की तरफ, चाहे लोअर से हायर, लेकिन यहाँ पे क्या होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अपना जाता है। तो यही पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एज नाइट्रोजनस वास्ट आर अब्सेंट इन डायलाइजिंग फ्लूइड, नाइट्रोजनस वास्ट डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या थी एब्सेंट थी, दी सब्सटेंसेस फ्रीली मूव आउट देयर बाय क्लियरिंग द ब्लड, अब बाहर चली गई आसानी से, उसमें क्या थी एब्सेंट नहीं थी, डायलाइजिंग जो अपना फ्लूइड था, डायलाइजिंग फ्लूइड था जो अपना पीछे बताए ना, ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट थी नहीं, इसमें था कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई था कि नहीं था, यहाँ पे हाई था कि नहीं था, वो किस में चला गया डायलाइजिंग फ्लूइड में चला गया अपना नाइट्रोजनस वास्ट। अब जो हमारा अच्छा वाला ब्लड बचा हुआ आगे अपना प्लाज्मा बचा हुआ आगे भेज देंगे इसको हम, ठीक है आगे हम लोग भेज देंगे वही क्लियरिंग द ब्लड, फ्री सब्सटेंस फ्रीली, हाँ दीज सब्सटेंसेस फ्रीली मूव आउट देयर बाय क्लियरिंग द ब्लड, द क्लियर्ड ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू द वेन आफ्टर एडिंग एंटी हिपेरिन टू इट, जो एंटी हिपेरिन है ना उसको ऐड करने के बाद वेन के थ्रू फिर से बॉडी में वापस भेज दिया जाता है। दिस मेथड इज अ बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये भी बात है ये वाला जो है ना ये टेम्पररी मेथड होता है, बार बार कराना पड़ता है आपको, महीने 2 महीने 15 दिन 10 दिन ऐसे कराना पड़ता है। अब इसको देखते हुए एक क्या अगर इसका हम उपाय चाहते हैं तो देखिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज अल्टीमेट मेथड इन करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर है किडनी फेलियर। यदि किडनी फेलियर की प्रॉब्लम है यूरिन कंसंट्रेट नहीं हो रहा है तो उसके लिए जो मेन यदि प्रोसेस की बात करें तो अपना ट्रांसप्लांटेशन ही होता है कि आप अपने किसी क्लोज रिलेटिव से अपना किडनी को क्या करा लो ट्रांसप्लांट करा लो। एक फंक्शनिंग किडनी यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम डोनर, एक फंक्शनिंग जो किडनी होती है जो कि कार्य कर रही है अच्छे से चल रही है उसको किसी डोनर से रिसीव कर लिया जाता है। प्रीफरेबली क्लोज रिलेटिव टू मिनिमाइज इट्स चांसेस ऑफ रिजेक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। यहाँ पे कौन सी इम्यून सिस्टम कार्य करती है सेल मीडिएटेड इम्यून CIMS, हाँ सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है। जो हमारा CMIS होता है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है, जो सेल मीडिएटेड जो कि हमारा फैगोसाइटोसिस WBC के द्वारा किया जाता है, उसके द्वारा यहाँ पे इम्यून सिस्टम जो यहाँ पे क्या करती है उसको रिजेक्ट करने का काम करती है, वो कंट्रोल करने का काम करती है। वही चीज़ ये क्या किया जाता है कि क्लोज रिलेटिव से क्यों लेते हैं ताकि मिनिमाइज हो सके इसका इट्स चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम से जो रिजेक्ट होने का चांसेस था उसको कम किया जा सके। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीडर्स हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स, सक्सेस रेट को क्या कर दिया गया है इंक्रीज हो गया है। अब इतनी मॉडर्न क्लिनिकल टेक्निक आ गई है कि इसका जो सक्सेस रेट है ना उसको बढ़ा दिया गया है। पहले क्या था कि सेंट्रल सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस बहुत ज़्यादा हो जाता था जिससे हमारा रिजेक्ट होने का खतरा रहता था। अब वो चीज़ बहुत कम हो चुका है क्योंकि एडवांस हो चुके हैं भाई, सब लोग एडवांस हो चुके हैं, पूरा अपना साइंस एडवांस हो चुका है। यहाँ पे एक रोग दे दिया है रीनल कैलकुलाई, स्टोन इंसोल्यूबल मासेस ऑफ क्रिस्टलाइज ऑक्जेलेट्स फॉर्म विद इन द किडनी के अंदर क्या बन जाएगा इनसोल्यूबल मास जो कि क्या सोल्यूबल ना हो पथरी, इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड साल्ट, ठीक है ना। जो क्रिस्टलाइज्ड साल्ट है ना ऑक्जेलेट है ना वो किडनी के अंदर बनने लगता है, उसे हम क्या बोल देते हैं रीनल कैलकुलाई। और एक होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस,
ग्लोमेरुलर नेफ्रेटिस, इसको आप देख लीजिएगा। मतलब ग्लोमेरुला में क्या हो जाना अपना, बताओ, ग्लोमेरुला में क्या हो जाना, सूजन आ जाना, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। ठीक है, अच्छा था। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, और जो टॉपिक आपको समझ में ना आया हो उसे आप कमेंट सेक्शन में कर देना, हम देख लेंगे, उसे फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों को। ऑल द वेरी बेस्ट क्यों बोले, अलग सर के फ़ैन है।